अब आ गए हम अपने टाइप्स ऑफ एडवर्ब के दूसरे पार्ट पर, जो है रिलेटिव एडवर्ब। जैसा आपने रिलेटिव प्रोनाउन में देखा था, रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या था, वो अपने दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस को पहले पार्ट ऑफ सेंटेंस या फिर अपने एंटीसीडेंट के साथ जोड़ता था। अब उसी तरह का काम करेगा रिलेटिव एडवर्ब भी। क्या काम करता है, ये अपने वर्ब को रिलेट कराता है किससे, अपने एंटीसीडेंट से। तो इसका काम क्या है, इट रिलेट्स द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस का भी दूसरा पार्ट किसका, जनरली द वर्ब, टू द एंटीसीडेंट, उसके एंटीसीडेंट से उसको जोड़ेगा। कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, हाउ एटसेट्रा, ये सब क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। अब हम आपको ये भी बता दें कि जो आप रिलेटिव एडवर्ब में देखोगे वही आप इंटरोगेटिव एडवर्ब में भी देखोगे, लेकिन डिफरेंस कहां जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब कभी क्वेश्चन फॉर्म नहीं करेगा और इंटरोगेटिव एडवर्ब हमेशा क्वेश्चन फॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बोले ही विल कम डैश आई कॉल हिम, तो यहां पे क्या काम हो रहा है, वो आएगा, कब आएगा, जब हम उसे बुलाएंगे। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल हिम। तो जो वर्ब बाद में दिया हुआ है, इस वर्ब से रिलेटेड आपको एक रिलेटिव एडवर्ब का प्लेसमेंट करना पड़ेगा, और वो क्या होगा, ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम। तो ये व्हेन जो यहां लिखा हुआ है वो किसका काम कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। अब इसी तरह से अगर हम दूसरा स्टेटमेंट ले, आई डू नॉट नो डैश हैज ही गॉन, आई डू नॉट नो डैश हैज ही गॉन। अब यहां पर आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है क्या, डैश हैज ही गॉन, वो कहां गया है। तो कहां वर्ड कैसे आएगा, वेयर से आएगा। तो ये वेयर क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब हो गया। तो जब भी रिलेटिव एडवर्ब यूज होगा अपने बाद वाले वर्ब को रिलेट कराने के लिए अपने एंटीसीडेंट से, उस कंडीशन में आप उसको यूज करोगे किसकी तरह, रिलेटिव एडवर्ब की तरह। और ये कभी भी क्वेश्चन फॉर्म नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर पहला सेंटेंस पढ़ो, ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम, वो आएगा तब जब हम उसे बुलाएंगे। तो क्या इसमें क्वेश्चन फॉर्म हुआ, नहीं। आई डोंट नो वेयर हैज ही गॉन, अगेन मुझे नहीं पता वो कहां गया। आपने वेयर का यूज किया, आपने व्हेन का यूज किया, लेकिन तभी भी इन सेंटेंसेस ने क्वेश्चन फॉर्म नहीं किया है। अब क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होंगे वो हम देखते हैं दूसरे पार्ट पे, दैट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब आते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ एडवर्ब के लास्ट पार्ट में, जो की है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अभी आपने देखा था रिलेटिव एडवर्ब, जो वर्ड्स वही यूज कर रहा था जो आते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब में, लेकिन वो सेंटेंसेस कभी भी क्वेश्चन फॉर्म नहीं कर रहे थे। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऐसे वर्ब होते हैं या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा कौन से वर्ड्स फॉर्म करते हैं, हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या करेंगे, इट ऑलवेज क्वेश्चंस अ वर्ब। ये हमेशा किसको क्वेश्चन करेंगे, एक वर्ब को क्वेश्चन करेंगे। कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसा आपने वहां पढ़ा था, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सब वर्ड्स क्या हैं, ये सब वर्ड्स हैं जो आपके सेंटेंस को क्वेश्चन बनाएंगे। मोर ओवर इसके साथ साथ इनको आपको यूज करना है वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को क्वेश्चन कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लिखे, व्हाई इज शी सरप्राइज्ड, क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी है। Why is she surprised? अब अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे, Why is she surprised? वो चौकी क्यों है, तो यहां पर Why किसको क्वेश्चन कर रहा है, सरप्राइज को। सरप्राइज क्या है, एडजेक्टिव, तो ये Why क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो एक एडजेक्टिव को क्वेश्चन कर रहा है। सिमिलरली अगर हम ये लिखे, Where did she see me? उसने मुझे कहां देखा था, तो यहां पर वेयर किसको क्वेश्चन कर रहा है, उस जगह को क्वेश्चन कर रहा है। तो अगेन ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो जब भी आप वर्ड्स यूज करोगे किसी भी एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब को क्वेश्चन करने के लिए, तो वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। अब आ गए हम अपने चैप्टर के दूसरे पार्ट पर, दैट इज सम
कॉमन एडवर्ब्स। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे एडवर्ब्स जो हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं सेंटेंस में, उसको कहाँ यूज करें, क्या इसका यूसेज सही है या गलत है, या फिर अगर हम इसको इस तरह से यूज करते हैं तो ये सेंटेंस सही फॉर्म करेगा या गलत फॉर्म करेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेगा आपका ये टॉपिक, दैट इज सम कॉमन एडवर्ब्स। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा एडवर्ब है उसमें आपको डिफरेंस बताना है सो, वेरी और टू के बीच में। अब बताइए सो कहाँ यूज होता है, वेरी कहाँ यूज होता है या टू कहाँ यूज होता है, आप बता सकते हो? बहुत इजी है। क्या देखो, जनरली सो का यूज वहां होता है जब हमें रिलेटिव सेंस में बात करनी होती है। रिलेटिव सेंस का मतलब क्या हो गया? देखो, जब भी सो को यूज करोगे कभी भी आप उसको एक पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे हम स्टेटमेंट लिखे शी इज डैश रिच, तो अगर आप ये लिख दो शी इज सो रिच, तो क्या ये सही स्टेटमेंट आपको लग रहा है? शी इज सो रिच, वो इतनी अमीर है। क्या ऐसा बोल सकते हो वो इतनी अमीर है? नहीं बोल सकते ना। आगे आपको कोई ना कोई एक रिलेट करने के लिए सेंटेंस जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे हम बोले शी इज सो रिच दैट शी कैन बाय अ कार एवरी मंथ। तो अब इस सेंटेंस का मतलब निकल के आ रहा है शी इज सो रिच दैट शी कैन बाय अ कार एवरी मंथ। वो इतनी रिच है कि वो हर महीने एक गाड़ी खरीद सकती है। तो आपने इस सो रिच को रिलेट कराया है अपने दूसरे पार्ट के सेंटेंस से, तो हमेशा कैसे यूज होगा? रिलेटिव सेंस में। अगर हम वेरी की तरफ बढ़े तो वेरी हमेशा यूज होता है जहां पर हम किसका यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब हमें ये नहीं बोलना कि वो इतनी रिच है, बस हमें बोलना है वो बहुत अमीर है। तो क्या लिखोगे? शी इज सो रिच लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। क्या लिखोगे? शी इज डैश रिच। तो यहां पर हम यूज करते हैं जहां पे हमें किसी से भी रिलेट कराने से कोई सेंस नहीं निकलता, वहां हम यूज करते हैं शी इज वेरी रिच। सिमिलरली अगर हम टू की तरफ बढ़े तो अगर टू का यूज अगर टू के साथ हो रहा है, मतलब जब आप टू को यूज करो और बीच में कोई एक वर्ड ऐड कर दो, तो ये हमेशा कौन से सेंस को एक्सप्रेस करता है? नेगेटिव सेंस को। ठीक है, लेकिन अगर टू सिर्फ ऐसे ही यूज किया जा रहा है सेंटेंस में विदाउट टू के, मतलब TOO को आप टू के साथ यूज नहीं कर रहे हो, तब ये ऑल्सो का सेंस एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोले शी इज टू वीक टू वॉक। शी इज टू वीक टू वॉक, यहां पे आपने क्या लिखा है? टू के साथ टू। अब इस सेंटेंस में आपको कोई नेगेटिव वर्ड नहीं दिखेगा, यहाँ पे नो नॉट नेवर का यूज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस नेगेटिव है। क्यों? वो बहुत कमजोर है चलने के लिए। शी इज टू वीक टू वॉक, वो बहुत कमजोर है चलने के लिए। तो जब भी आप टू के साथ टू का यूज करते हो तो इसका सेंस क्या निकलता है? नेगेटिव सेंस। लेकिन उसमें नेगेटिव वर्ड क्यों नहीं यूज हो रहा है? क्योंकि जब भी आप टू के साथ टू को यूज करते हैं तो ये खुद ही एक नेगेटिव एक्सप्रेशन को बताता है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? शी इज टू वीक टू वॉक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है चलने के लिए, मतलब वो इतनी कमजोर है कि वो चल नहीं सकती। मतलब मीनिंग नेगेटिव ही निकल के आया है, लेकिन नेगेटिव वर्ड यहां यूज नहीं किया गया। इसी तरह से अगर हम टू का एक और यूज करें, शी टू इज कमिंग विद अस। शी टू इज कमिंग विद अस। अब यहां पर टू के साथ टू का यूज नहीं हुआ है, लेकिन हमने यहां पे यूज तो किया है, और इस सेंटेंस में इसका मतलब है वो भी हमारे साथ आ रही है। जैसे कि हमने बताया कि टू का सेंस ऑल्सो में भी यूज किया जा सकता है, तो वहां पे यही हुआ शी टू इज कमिंग विद अस, मतलब वो भी हमारे साथ आ रही है। तो टू को आप दो तरह से यूज कर सकते हो, नेगेटिव सेंस में भी और पॉजिटिव सेंस में भी। अगली जो चीज है हमारी वो रिलेटेड है, बहुत एक कॉमन टर्म है जिसमें से अभी आपने एक पढ़ा भी है। क्या है? वेरी मच और वेरी मच एक साथ जब यूज होंगे तो क्या डिफरेंस होता है जब सिर्फ वेरी लगता है, सिर्फ मच लिखता है और फिर वेरी मच एक साथ लग जाता है? तो क्या डिफरेंस आएगा, बता सकते हो आप? देखो, अभी आपने वेरी के बारे में तो पढ़ा है कि वेरी कहां यूज होता है? हमारा पॉजिटिव डिग्री के साथ, है ना। और वहीं पे अगर हम मच की बात करें तो आप इसको यूज करोगे कंपैरेटिव सेंस में। माइंड करिएगा एक चीज कि हमने यहां पर क्या लिखा है? कंपैरेटिव सेंस। हमने डिग्री नहीं लिखा है, कंपैरेटिव सेंस लिखा है, जिसका मतलब ये है कि आप कंपेयर तो कर रहे होगे लेकिन कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगी। सिमिलरली अगर हम ये बोले
कि कहीं पर कंपैरेटिव डिग्री भी लग गई और कंपैरेटिव सेंस भी आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब डिग्री लग जाएगी तो सेंस तो आएगा ही आएगा, है ना। तो वहां पर आप किसका यूज करोगे? वेरी मच का। सिमिलरली आपने वर्ब के चैप्टर में पार्टिसिपल के बारे में कुछ पढ़ा था, कितने टाइप्स के होते हैं? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल अगर सेंटेंस में लग जाए तो किस तरह से यूज करोगे? देखो, अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा वेरी के साथ। प्रेजेंट पार्टिसिपल को इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म, है ना। और अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो आप पास्ट पार्टिसिपल को मच के साथ भी यूज कर सकते हो और वेरी मच के साथ भी यूज कर सकते हो। और इसमें क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, राइट। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको वेरी और मच के साथ सुपरलेटिव डिग्री भी लगानी पड़ती है। तो एडजेक्टिव में आपने एक रूल पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा द लगाते हैं अगर उसके साथ पोजेसिव केस ना दिया हो, याद है ना। तो उस कंडीशन में अगर हमें वेरी और मच को भी उसके साथ यूज करना पड़े सुपरलेटिव डिग्री के साथ, तो उसको किस तरह से सेंटेंस में फॉर्म करेंगे? अगर सपोज करिए वेरी लगाना है तो हम द को पहले लगाएंगे, फिर वेरी लगाएंगे और उसके बाद लगेगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। सिमिलरली अगर हम मच की बात करें तो यहां पर हमको मच पहले यूज करना है, उसके बाद द का यूज करना और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। तो इस तरह से सेंटेंस की फ्रेमिंग में चेंज हो जाएगा जब वेरी और मच लगेगा। वेरी दोनों के बीच में आएगा और मच दोनों से पहले आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं इन रूल से रिलेटेड एग्जांपल्स, जिससे आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाए। पहला स्टेटमेंट है द मैच वॉज डैश इंटरेस्टिंग। दूसरा सेंटेंस लिखा है शी इज डैश इंटेलिजेंट। तीसरा है आई वॉज डैश एग्जॉस्टेड व्हेन आई केम होम। चौथा सेंटेंस है शी इज क्लेवरर दैन her sister. Fifth sentence is he is the dash best man in the office. या फिर इन सेंटेंस को हम इस तरह से लिख दे he is dash the best man in the office। या फिर एक और स्टेटमेंट ले सकते हैं she is clever than her brother। अब आपके पास ये जो सेंटेंसेस दिए आपको बताना है कि इन सेंटेंसेस में एरर क्या है और जहां ब्लैंक दिया है वहां पे आपको बताना है कि ब्लैंक क्या है। तो 1 मिनट का पॉज लेंगे सेंटेंस में और उसके बाद पॉज करेंगे वीडियो और देखेंगे कि क्या एरर हो सकती है। चलिए तो आइए देखते हैं किस तरह से इनको सॉल्व करना है। पहला सेंटेंस जो दिया है वो है द मैच वॉज डैश इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव दिया हुआ है। आईएनजी फॉर्म है लेकिन ये बता क्या रहा है कि मैच कैसा था, और जब मैच के बारे में बात हो रही है और वो कैसा था तो वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो आईएनजी फॉर्म में यूज होगा तो वो क्या बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अभी क्या बताया था, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो क्या लगेगा? वेरी। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा द मैच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरे पे आए शी इज डैश इंटेलिजेंट। वो कैसी है? वो इंटेलिजेंट है, पॉजिटिव डिग्री है, और जब पॉजिटिव डिग्री है तो अगेन यहाँ क्या लगाएंगे? वेरी इंटेलिजेंट। तीसरे पे आते हैं आई वॉज डैश एग्जॉस्टेड व्हेन आई केम होम। हम बहुत ज्यादा थके हुए थे जब हम घर आए, तो क्या होगा? आई वॉज डैश एग्जॉस्टेड व्हेन आई केम होम। जल्दी से बताइए, एग्जॉस्टेड दिया हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो क्या लगेगा? या तो आप मच लगाएंगे या फिर आप वेरी मच का यूज करेंगे। जैसा कि अभी हमने बताया था कि मच और वेरी मच दोनों ही यूज हो सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल के साथ। चौथा है शी इज क्लेवरर दैन हर सिस्टर। अब यहाँ पे आपको एरर निकालना है। आपने क्या लिखा है? शी इज क्लेवरर दैन हर सिस्टर। यहाँ पे आपने कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया है, कंपेरेटिव सेंस भी है, तो क्या लगेगा यहाँ पे? वेरी मच। तो क्या लिखेंगे? शी इज वेरी मच क्लेवरर दैन हर सिस्टर। आगे बढ़े, ही इज द डैश बेस्ट मैन इन द ऑफिस। यहां पर है आपके पास एक सुपरलेटिव डिग्री,
उसके बीच में आपको दिया है ब्लैंक और उससे पहले है एक द आर्टिकल, तो क्या होगा, ही इज द वेरी बेस्ट मैन इन द ऑफिस। और दूसरा लिखा है ही इज डैश द बेस्ट मैन। अब क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही आपने आर्टिकल का यूज कर लिया है और यहां पर आर्टिकल से पहले जब लगाओगे तो क्या लगेगा, मच का यूज करेंगे। और जैसा कि हमने बताया था कि ये वाला रूल वेरी मच के साथ फॉलो नहीं होता है कि आप जब सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हो, ये सिर्फ वेरी या फिर मच के साथ फॉलो होता है, एक साथ वेरी मच के साथ नहीं होता है। लास्ट सेंटेंस है शी इज क्लेवरर दैन हर ब्रदर। अब यहां पर आप देखिए दैन का यूज हुआ है, मतलब कंपेरेटिव, तो कंपेयर किया है, कंपेरेटिव सेंस भी है, लेकिन यहां पर क्लेवर लिखा है, क्लेवरर नहीं लिखा है, जिसका मतलब ये कंपेरेटिव सेंस की बात कर रहा है। तो यहां क्या लगेगा, शी इज मच क्लेवर दैन हर ब्रदर। तो जब भी कंपेरेटिव डिग्री आएगी, जैसे कि यहां है क्लेवरर दैन, तो वेरी मच। जब सिर्फ पॉजिटिव डिग्री है लेकिन कंपेरेटिव सेंस है, तब आप मच का यूज करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से वेरी मच और वेरी मच को एक साथ एक सेंटेंस में किस तरह से आप इसको यूज करोगे। अब आते हैं हम अपने 7th रूल पे और 8th रूल पे, जहां पर डिफरेंस हमें समझना है कब हम टू मच का यूज करेंगे और कब हम मच टू का यूज करेंगे। क्या डिफरेंस है, दोनों की मीनिंग में कोई डिफरेंस होता है? इसमें बोलोगे टू मच मतलब बहुत ज्यादा और मच टू मतलब बहुत कम, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। दोनों की मीनिंग देखिए सेम होती है, टू मच और मच टू, दोनों का मतलब होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा, लेकिन डिफरेंस वहां आता है कि इसके बाद दिया क्या गया है। चलिए आपको एक सेंटेंस देते हैं, उसके बाद आप बताएंगे, या 2 सेंटेंसेस देते हैं, उसके बाद आप बताओगे कि टू मच कहां यूज होगा और मच टू कहां यूज होगा। हर वर्ड्स गेव मी डैश पेन, एक सेंटेंस। दूसरा लिखा हुआ है her words were dash painful। तो बताइए कहां टू मच लगेगा और कहां मच टू लगेगा। आई होप आप आंसर कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ अगर हम यहां लगाएं her words gave me dash pain, उसके शब्दों ने मुझे बहुत दर्द दिया, तो यहां पर जो पेन दिया हुआ है ये क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले आप क्या लगाते हो, टू मच। तो टू मच के बाद क्या होना चाहिए सेंटेंस में, नाउन होना चाहिए। और अगर हम यहां बोले हर वर्ड्स वर डैश पेनफुल, अब यहां पर आपने जो पेनफुल वर्ड यूज किया है वो उसके शब्दों के लिए किया है कि उसके शब्द कैसे थे, उसके शब्द पेनफुल थे। तो यहां पर सेंटेंस में क्या लगेगा, मच टू। क्यों, क्योंकि यहां पर पेनफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और इसीलिए मच टू के बाद क्या लगना चाहिए सेंटेंस में, एडजेक्टिव। तो जब नाउन होगा तब टू मच लगाओगे, एडजेक्टिव होगा तो मच टू लगाओगे, मीनिंग दोनों की सेम है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पर, जहां पे हमें देखना है डिफरेंस फेली और रादर के बीच में। कहां पर हम फेली यूज करते हैं और कहां पर हम रादर यूज करते हैं। देखो जब भी सेंटेंस में ऐसा कुछ लिखा हो, सपोज करिए अगर हम कोल्ड कॉफी की बात करें, तो कोल्ड कॉफी कैसी होनी चाहिए, टेस्टी होनी चाहिए, है ना, लेकिन उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए। तो बताओ फेली और रादर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो जब भी कोई सेंटेंस में ऐसा लिखा हो कि कोई चीज जैसी है या जैसी होनी चाहिए वैसी ही है, तो फेली लिखते हैं, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है तब हम रादर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोल्ड कॉफी की बात करो तो कोल्ड कॉफी कैसी होनी चाहिए, टेस्टी होनी चाहिए, लेकिन उसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए। अगर वो कोल्ड ना होके कुछ और है तो आप उसके साथ क्या लगाओगे, रादर। लेकिन अगर कोल्ड कॉफी कोल्ड ही है तब क्या लगाओगे, फेली। जैसे हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, द कोल्ड कॉफी इज डैश कोल्ड, तो मतलब उसको कोल्ड होना चाहिए और वो कोल्ड है, तो क्या लगाएंगे, इट इज फेली कोल्ड। फेली यहां पर करेक्ट है। लेकिन अगर हम बोले द वेदर इज डैश हॉट, तो वेदर को हॉट होना चाहिए, वेदर को कोल्ड होना चाहिए नहीं, ना हॉट होगा ना कोल्ड होगा, वेदर कैसा होना चाहिए, प्लेजेंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो यहां पर आप क्या लगाओगे, द वेदर इज रादर हॉट, और रादर यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मतलब जब आपको किसी चीज के पॉजिटिव सेंस की बात करनी होगी, कहने का मतलब ये है जो चीज जैसी होनी चाहिए वैसी ही है तो फेली लगाएंगे, और जब किसी चीज की नेगेटिव सेंस की बात करोगे, मतलब जैसी होनी चाहिए वो अपने नॉर्मल बिहेवियर से हट के कुछ और है, तो आप उसके साथ रादर का यूज करोगे।
अब आते हैं हम अपने 11th और 12th पॉइंट पर, जहां पर हमें डिफरेंस बताना है स्टिल और येट के बीच में। देखो, अगर कोई काम चल रहा है तो हम उसको लिखते हैं स्टिल, लेकिन अगर कोई काम चल रहा है, उस समय रुक गया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस है लेकिन रुका हुआ है, पूरा नहीं हुआ है लेकिन रुक गया है, तब हम येट का यूज करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, जैसे हमने बोला द बिल्डिंग इज डैश अंडर कंस्ट्रक्शन, एक सेंटेंस ये है, और दूसरा हमने लिख दिया द बिल्डिंग इज डैश टू बी कंस्ट्रक्टेड। सपोज करिए ये एक बिल्डिंग है, अगर मान लो यहां पर काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब लेबर्स यहां काम कर रहे हैं और अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, द बिल्डिंग इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। अब सपोज करो 6 बज गए और वर्कर्स चले गए, काम तो पूरा नहीं हुआ है ना, काम अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन लेबर्स यहां से चले गए हैं, इस समय के लिए, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अगर रुका हुआ है, तब आप किसका यूज करते हो, येट का। द बिल्डिंग इज येट टू बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब क्या हुआ, स्टिल वहां यूज होता है जहां पर आप कंटिन्यूएशन की बात करते हो, मतलब जहां पे काम चल रहा है, इन कंटिन्यूएशन है, वो काम अभी भी चल रहा है, तो आप स्टिल का यूज करोगे। लेकिन जब कोई काम क्या हो गया, स्टॉप्ड बट नॉट कंप्लीटेड, रुक गया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, उस कंडीशन में आप यूज करते हैं येट का। जैसे यहां पे लिखा है द बिल्डिंग इज येट टू बी कंस्ट्रक्टेड, बिल्डिंग अभी भी बनना बाकी है।